यहां पर हम एक बनाएंगे जलेबी, ठीक है, ये जलेबी हो जाएगा, और नीचे हम इमरती बना देंगे, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं इसे? ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। समंदर को क्या गम है, वो ये बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता, तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी तो नहीं सकता, तू कहे तो एक कतरे में ही बह जाऊं, वरना तो तूफान भी मुझे हिला नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। यह हमारा इंस्टाग्राम, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ये चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात तो ये आपको समझनी है कि ट्रांसफार्मर अपने नाम में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इसे बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, मतलब करूंगा आई मीन। लेकिन साथ ही साथ आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। टेंशन ना लो, वीडियो आराम से धीरे धीरे देखो, ठीक है। और अगर मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे, बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर शुरू करने से पहले हम सीखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम है चोक कुंडली। क्या नाम है मित्र? चोक कुंडली। अब ये चोक कुंडली होती क्या है? चोक कुंडली क्या होती है? एक क्वाइल ही होता है, पर इसका कुछ विशेषता होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व, यानी ऐसा जो क्वाइल हो जिसका प्रेरकत्व क्या हो? उच्च हो, तथा प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो, ऐसी ही कुंडली को हम क्या कहते हैं? चोक कुंडली कहते हैं। तो यहां पर चोक कुंडली का ही इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर में, जिसका प्रेरकत्व उच्च हो परंतु प्रतिरोध क्या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, कितने टाइप के होते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा, चलिए समझते हैं। तो इस चीज को आप यहां से क्या कर देंगे? रब कर देंगे। अब आप समझिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता को बढ़ा देता है या घटा देता है, बढ़ा देता है या घटा देता हो है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? यहां पर आप लिख सकते हैं जो वोल्टता को घटा, वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है, ठीक है। वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये एक डिवाइस है। दोस्तों, आपको इसको पूरा नोट्स जो है बेहतर तरीके से आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होती है? पता है? आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर मैंने हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। तो क्या आप लोगों को कभी पता है कि ट्रांसफार्मर क्या है? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट करो कि क्या नाम है इसका, ठीक है। अगर नहीं पता तो वीडियो आगे देखो। करना क्या है? ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं मित्र, परिड़ा मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिड़ा मित्र, ठीक है। ये इसकी हिंदी होती है। बहरहाल इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, आप ट्रांसफार्मर ही समझो, क्योंकि एग्जाम में भी ट्रांसफार्मर ही लिख कर आता है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अच्छा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेप अप, स्टेप अप। और ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर को लिख लेते हैं।
ये होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मित्र स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या खास बात है इसमें? ये ऊंचाई का मतलब होता है उठना, है ना, नीचे से ऊपर की ओर उठना। यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को क्या करता है, कम से ज्यादा करता है, यानी बढ़ा देता है। तो बिल्कुल हम यही कहेंगे यहां पर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को बढ़ा देता है, वोल्टता को बढ़ा देता है, परंतु बट धारा को कम कर देता है, धारा के मान को कम करता है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या समझे आप? ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को बढ़ा देता है परंतु धारा के मान को कम कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बस जस्ट इसके विपरीत इसका हो जाएगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को घटा देता है परंतु बट धारा को बढ़ा देता है, धारा के मान को बढ़ा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को समझते रहना है, दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बनाओ। यहां पर आप देखो इस प्रकार से है, कहने का मतलब कॉइल आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, टेंशन नहीं है, या ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। यहां पर हम एक बनाएंगे जलेबी, ठीक है, ये जलेबी हो जाएगा, और नीचे हम इमरती बना देंगे, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं इसे? ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली, और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब हमने इसको जलेबी क्यों कहा? क्योंकि जलेबी में देखते हैं फेरे दूर दूर होते हैं, और इमरती में फेरे क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, वह हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा मित्र, ठीक है। यह है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। बस जस्ट इसका विपरीत इसमें भी देख लेंगे। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। इस बार यहां पर अब की बार इमरती लगा देंगे, ठीक है, यानी फेरों की संख्या आपकी बार प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगी, कम होंगी। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब हम इसमें क्या करेंगे, समझेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन्य प्रेरण आप जानते हैं, जब हम एक कॉइल के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी कंसेप्ट पर ये कार्य करता है। तो हम समझते हैं यहां पर सबसे पहले लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में। सबसे पहले यहां पर कुछ बातें आप लोगों को इस सिद्धांत से रिलेटेड आपको लिखनी है। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि मान लो कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np है और सेकेंडरी कॉइल में Ns है। ये सारी चीजें माननी है। फ्लक्स में परिवर्तन यानी विद्युत वाहक बल वगैरह निकालना है। तो हम यहां पर लिखते हैं प्राथमिक कुंडली का EMF, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये देखिए प्राइमरी कॉइल है इसलिए हम EP लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर क्या होगा मित्र, यहाँ पर NP क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी कॉइल का फेरों की संख्या है, इसे आप माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये दिशा ही केवल प्रदर्शित करता है, d∅/dt हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक कुंडली का EMF अगर ज्ञात करें तो हम कह सकते हैं ES बराबर माइनस
NS, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल्स, और यहां पर क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन dt हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन नंबर क्या होगा सेकंड। फिर अब क्या करते हैं, समीकरण एक में दो से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे यहां पर क्या हो जाएगा मित्र EP अपॉन ES बराबर, यहां देखिए डी फाई बाई डी टी से ये पद कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां आप कह सकते हैं कि NP बटे यहां पर आ जाएगा NS। ये हमारा रिलेशन नंबर थर्ड है, आप इसे याद करके रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की आदर्श स्थिति के लिए, आदर्श स्थिति के लिए, आदर्श स्थिति में कह दिए, आदर्श स्थिति में देखिए निर्गत शक्ति या निवेशी शक्ति कह सकते हैं, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर क्या होगा निर्गत शक्ति। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी समझते हैं। देखिए यहां क्या है, निवेश का मतलब होता है जमा करना और निर्गत का मतलब होता है निकलना। मतलब हम ट्रांसफार्मर को जितनी शक्ति दे रहे हैं अगर वह उतनी ही ऊर्जा को निकाल दे तो यह स्थिति क्या कहलाती है, आदर्श स्थिति कहलाती है। लेकिन मित्र ये व्यवहारिक जीवन में ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम समझें तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चीज आदर्श हो। आदर्श का मतलब बिल्कुल ईमानदार। आप अपने ही दैनिक जीवन में देखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, कहीं ना कहीं तो बेईमानी हो ही जाती है। तो वैसे ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर स्थिति आदर्श हो तो निवेशी शक्ति बराबर क्या होगा, निर्गत शक्ति के बराबर होगा। अब निवेशी शक्ति, शक्ति को निकालने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, निवेश करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में, इसलिए यहां पर हो जाएगा EP और यहां पर हो जाएगा मित्र IP मतलब धारा, और इधर क्या हो जाएगा ES और यहां पर हो जाएगा मित्र IS। ठीक, अब अगर हम यही वाला संबंध लाना चाहे EP अपॉन ES तो यहां पर हमें ES को इधर ट्रांसफर करना होगा, तो EP अपॉन यहां पर आ जाएगा ES बराबर, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो IS अपॉन क्या हो जाएगा मित्र IP हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा रिलेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे ये, यह लिखिएगा समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 का उपयोग करें तो हम देखेंगे कि ये EP अपॉन ES जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर होगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, IS ऊपर चला जाएगा सेकेंडरी कॉइल का, और यहाँ पे IP, और ये सभी क्या है अनुपात बराबर है, तो यहाँ पर हम कोई एक अनुपात ले रहे हैं वैल्यू जिसको हम K कह रहे हैं, और ये जो K है वह परिणमण अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र, परिणमण, परिणमण, परिणमण अनुपात। ठीक है, तो परिणमण अनुपात की चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, परिणमण अनुपात। परिणमण अनुपात का परिभाषा अगर लिखना चाहें तो इनमें से किसी एक संबंध को आप बता सकते हैं। चाहे तो कहें कि प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल बटे मतलब प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल तथा द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परिणमण अनुपात। या फिर आप ऐसा कह लें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है ना, तार के फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या के अनुपात को ही हम परिणमण अनुपात कहते हैं। और किसी ट्रांसफार्मर की अगर दक्षता की बात करें, क्या करें, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, दक्षता को हम N से डिनोट करते हैं, तो N बराबर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति,
निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता। वैसे मित्र हमने पहले बताया कि अगर किसी आदर्श स्थिति में ट्रांसफार्मर की जो निवेशी शक्ति है वो निर्गत शक्ति के बराबर हो, ऐसा होना चाहिए कि जितनी वो शक्ति ले रहा है और उतना ही शक्ति क्या होना चाहिए, उसे ट्रांसफर करना चाहिए, निकालना चाहिए। तो निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। अगर ये चीजें बराबर हैं तो कट जाएंगी, और अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आदर्श स्थिति में किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 100% होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। क्या होती है मित्र, 100% होती है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में आदर्श कुछ भी नहीं होता है, यानी निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति के बराबर कभी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें ऊर्जा की हानि होती रहती है। तो कैसे होती है वो ऊर्जा हानि, और जब ऊर्जा हानि होती है एक अच्छे से अच्छे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो भी 90% ही होती है, 10% कम से कम उसकी ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो कैसे होती है ये बात समझते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या होगी मित्र, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि या ऊर्जा क्षय भी कह सकते हैं इसे, ऊर्जा क्षय। तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन किन रूपों में होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों मैं इसे लिख नहीं सकता क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, इसको आपको अभी नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। सबसे पहली बात है ताम्र क्षय। क्या होता है मित्र, ताम्र क्षय। अब ये ताम्र क्षय क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां बनी होती हैं वो तांबे के तार की बनी होती हैं, और किसी भी तार की कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही है, जिससे कुछ ऊर्जा तांबे के तार के प्रतिरोध में व्यय हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताम्र क्षय। अगर यह प्रतिरोध कम करना है यानी क्षय कम करना है तो तांबे के मोटे तारों का उपयोग किया जाएगा, तो इस ताम्र क्षय को कम किया जा सकता है। खत्म तो नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा दूसरा टॉपिक फ्लक्स क्षय। ठीक है, फ्लक्स क्षय, चुंबकीय फ्लक्स क्षय यहां पर कह सकते हैं। अब फ्लक्स क्षय क्या होता है मित्रों, हमने पहले ही आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब दो कुंडलियां लगी होती हैं। तो प्राथमिक कुंडली से जो फ्लक्स परिवर्तन होता है वही दूसरे में भी होता है, लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो समस्त जो फ्लक्स होते हैं वो द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ फ्लक्स वायु में क्षरण हो जाते हैं जिन्हें हम फ्लक्स क्षय कहते हैं। इस क्षय को कम करने के लिए तांबे के तार प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडलियों को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस क्षय को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी जब कुंडलियों का दूरी कम हो जाएगा यानी एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे तो फ्लक्स का क्षरण बहुत कम होगा, ये हो सकता है। इसके बाद तीसरी बात हम यहाँ पर लौह क्षय। लौह क्षय क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नरम लोहे का बना होता है, और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है जिसमें धारा प्रवाहित करने से भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब भंवर धाराएं जब उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ ऊर्जा की भंवर धाराओं में हानि हो जाती है। जानते हैं जब जहां भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उष्मा उत्पन्न होती है, तो वहां पर भंवर धाराओं के कारण भी कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। और इस क्षय को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रोड बनाते हैं वो पटलित करके बनाते हैं। पटलित मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख रख के बनाते हैं, और बीच में कुछ विद्युत रोधी पदार्थ भी रखते हैं। ठीक है, जिससे जैसे वार्निश वगैरह होता है वो चीज रख देते हैं, तो इस क्षय को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लौह क्षय को। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है हमारा चौथा पॉइंट शैथिल्य क्षय। वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है, शैथिल्य क्षय।
शैथिल्य क्षय क्या है? वो लौह क्षय और शैथिल्य क्षय लगभग एक जैसी ही बातें हैं। कहने का मतलब जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं कुंडलियों में, तो जो नर्म लोहे का क्रोड होता है, हमने आपको पहले भी बताया है, आप जानते होंगे कि जो नर्म लोहा ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि नर्म लोहे की एक खासियत होती है कि वह जल्दी से चुंबकित और जल्दी से विचुंबकित हो जाता है। यानी जब हम धारा प्रवाहित करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो लोहा भी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आने, वैद्युत क्षेत्र में आने से, जैसे देखिए जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी तार में, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ ही जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जो लोहा होता है वो चुंबक जैसा ही व्यवहार करने लगता है। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, तो बार बार क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, वो बार बार अपनी दिशा बदलता है, इसलिए जो नर्म लोहा है वो जल्दी से चुंबकित और विचुंबकित भी हो जाता है, जिससे कुछ ऊर्जा की हानि उष्मा के रूप में हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मित्र, शैथिल्य क्षय कहते हैं। इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को समझ सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, कुछ और बातें समझ देंगे। ठीक है, क्या समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का हम उपयोग कहां कहां पर करते हैं, यहीं पर समझते हैं। ठीक है, इसके उपयोग की बात करते हैं, टेंशन ना लो, आप सबको इसका नोट्स मिल जाएगा। उपयोग में पहली बात, पहला उपयोग क्या है हमारा मित्र, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई तथा एलिमिनेटर में, एलिमिनेटर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन, टेलीविजन और मोटर, साथ में यहां पर टेलीफोन में भी इसका उपयोग किया जाता है, टेलीफोन आदि, इन सब जगहों पर भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और सबसे खास बात जो आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जा सकते हैं। जैसे जो आपका फीडर होता है, जहां से आपके घर गांव में बिजली आती होगी, जैसे आप जानते हैं कि फीडर जो होता है हर क्षेत्र के लिए एक डिवाइड होता है, तो उतनी दूर से यहां तक बिजली लाने के लिए एक तार के द्वारा नहीं लाते, बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने में भी किया जाता है, भेजने में, यानी दूरस्थ स्थानों में भेजने में भी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। मित्रों, ये था हमारा ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको स्क्रीन पर मिल जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर वहां से कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा।